चलिए तो टेंस बेसिक शुरू करते हैं, हेडिंग डालिएगा। टेंस बेसिक। ठीक। एग्जैक्टली टेंस आप सभी ने सुना है, काल वाल कहते हैं, ये सब चीजें हैं। टेंस को हमेशा समय से जोड़कर रखिएगा। अगर हम टेंस पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें हम चीजें पढ़ना सीखते हैं, क्या बनाना सीखते हैं, इसमें हम वाक्य बनाना सीखेंगे। इंग्लिश को बोला कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है, अनुवाद कैसे किया जाता है, ये सब चीजें हम किस में सीखते हैं भाई, टेंस के बेसिक में। टेंस नहीं होता तो हम वाक्य बनाना नहीं सीख पाते, हम बाकी के वाक्य कब कब किस किस समय पर बनाए जाते हैं वो नहीं सीख पाते। तो टेंस पढ़ने का मेन उद्देश्य, मेन पर्पस क्या है, वो ये है कि भाई हमेशा टेंस इसलिए पढ़ा जाता है, रीजन है जिससे हम क्या है, सेंटेंस इंग्लिश में बनाना सीख जाएंगे और हम ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। ये मेन अहम भूमिका जो है वो इसकी टेंस की है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि जो टेंस है वो कितने भागों में डिवाइड होता है, यानी टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो वो होता है 3। अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिएगा, मैं बहुत स्लो चलने वाला हूँ सिखाते हुए। तो कितने टेंस होते हैं, कितने टाइप के हैं, तो एक होता है आपका प्रेजेंट, एक होता है आपका पास्ट, और एक होता है आपका फ्यूचर। एक होता है आपका प्रेजेंट, एक होता है आपका पास्ट, एक होता है आपका फ्यूचर। क्लियर है? ये क्या है, ये है टाइप्स, प्रकार हैं ये। ठीक है, दूसरी चीज आपने देखा होगा, एक चार्ट बनता है, टेबल जिसे आप कह सकते हो, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आपने देखा हो, ये आपको नहीं बनाना, ठीक है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस तरीके का चार्ट तो सभी ने देखा होगा, बनाना नहीं है किसी को भी, बस सीखना है जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ। ठीक है, जहां मैं चीज कहूँ कि हाँ यहाँ बनाना है तो बनातीएगा, अभी अभी मत बनाइएगा प्लीज। तो एग्जैक्टली आपने देखा होगा, इसे ना क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं चार्ट। ठीक है, इसे टेबल नहीं नहीं कहा जाता, इसे क्या कहा जाता है, चार्ट कहा जाता है। पहली चीज, ये चार्ट किसका होता है, टेंस का, टेबल जो बनती है उसकी। अब ये जो इस तरीके की जो टेबल है या चार्ट जो है, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा जाता है टेंस। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे सबसे फर्स्ट जो आपका बॉक्स होता है, इसमें आप क्या लिखते हैं, टेंस लिखते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इस तरह से यहां लिखा जाता है, ये होता है। ये जो बॉक्स बने हुए हैं ना, 1 2 3 4, इन्हें आप क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है सेगमेंट। कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, सब टाइप। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये हो गए आपके टाइप और ये हो गए आपके सब टाइप। कितने होते हैं, 1 2 3 4, लेकिन ज्यादातर जो मेनली बोला जाता है वो सेगमेंट बोला जाता है। आप चाहे सब टाइप बोले कोई दिक्कत नहीं, मेनली 4 होते हैं। इनके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, नाम होते हैं। कितने बच्चे हैं जिनको नाम नहीं पता, इन चारों के कितने बच्चे हैं जो इन चारों को नाम नहीं, मतलब इन चारों, कितने बच्चे हैं इन चारों के नाम नहीं पता उन्हें, नहीं पता। बाकी को उठवाने पड़ेंगे या धीरे धीरे उठेंगे, सबको नाम आते हैं, तो उठा क्यों नहीं रहे हो। कितने बच्चे हैं, हाथ उठाइए जिन्हें इनके नाम नहीं पता। मैं मारूंगा नहीं भाई, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, मैं सिखाऊं नहीं तो मैं नाम लिख कर चलूं फिर आगे, नहीं पता। चलो,
अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, उस कहानी के थ्रू ना आप इसे याद कर सकते हैं। बहुत आसान है समझना, है ना? देखिए, मान लेते हैं अगर मैं आपको कोई छोटा सा व्यापार शुरू करने को कहता हूँ और उस व्यापार का आपको कोई अनुभव नहीं है, उस अनुभव मतलब बिना बिना अनुभव के आप वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक ऐसी एज पर आ गए हैं 30, 31, 32, जहां आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं निकला, अब आपको आगे आपकी लाइफ में कुछ करना भी है। अब करना है, पैसा है नहीं, पिताजी से जैसा थोड़ा बहुत पैसा मिला क्योंकि सब पढ़ाई में खर्च हो गया। अब ऐसी स्थिति को, सिचुएशन को देखिएगा, लड़कियां अपना बिजनेस सोचेंगी, लड़के अपने बिजनेस सोचेंगे। पहली चीज, मान लीजिए कि अगर आपके पास एक पूंजी है 5 लाख रुपए की, वो 5 लाख रुपए आपने अपने बिजनेस में लगाए, व्यापार में लगाए, तो अगर मान लीजिए कि 2, 4, 5, 6 महीना, 1 साल बाद वो ना चला, और तो क्या हो जाएगा, 5 लाख के 5 लाख पूरे डूब जाएंगे। डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे भाई? तो घाटा कितने का हो गया? 5 लाख का। बाकी और मिसलेनियस जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी एक्स्ट्रा लगेंगे, और ज्यादा लगेंगे, तो वो भी कितना पहुंच गया पता नहीं। मतलब आप कर्ज में आ जाओगे और सुसाइडल टेंडेंसी हो जाएगी आपके अंदर, यानी कि सुसाइड करने की कोशिश करोगे, यही करोगे, इसके अलावा आएगा क्या? लेकिन मान लो दिमाग दौड़ाते हो, आपने कहा कि वो छोटी मोटी सी कोई दुकान खरीदते हो, उसमें कम खर्चा करते हो, 2, 2.5 लाख रुपए का ही इस्तेमाल करते हो, 2.5 लाख बैकअप के तौर पर रखते हो। 2.5 लाख में इतना कोई अच्छा रेनोवेट वाली चीजें नहीं मिलेंगे आपको, बहुत छोटा सा बेसिक सी चीजें मिलेंगी। बेसिक सी यानी 2.5 लाख में एक सिंपल सी शुरुआत करोगे। आप सिंपल सी शुरुआत क्यों कर रहे हो? जिससे मान लीजिए अगर कल को डूब गया, डूबने के बाद क्या होगा भाई? खड़े होने के लिए 2.5 लाख तो हमारे पास है, हाँ या ना? तो आप क्या करोगे? उस बिजनेस की शुरुआत करोगे बहुत साधारण सी, क्योंकि कम पैसे लगेंगे तो साधारण ही हो पाएगा। तो सिंपल सी शुरुआत करोगे। तो पहले वाले का जो नाम होता है ना दोस्त, वो होता है आपका सिंपल। आपको नहीं लिखना कुछ। तो फर्स्ट वाले सेगमेंट का नाम होता है सिंपल। क्लियर है सभी को? साधारण सी आपने शुरुआत की, सिंपल सी शुरुआत की। बहुत सारे आपके रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, वो क्या कहने लगे, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम छोड़ दो, 4 महीने हो गए तुम्हारा बिजनेस चल ही नहीं रहा, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, आसपास के कुलीग्स वगैरह फ्रेंड सर्कल में सभी लोग कहने लगे 30, 32 की उम्र हो गई, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, ये भी नहीं बनेगा तुमसे, इस तरह से बिजनेस रन नहीं किया जाता। लेकिन आपने किसी की बात नहीं सुनी और आप उस बिजनेस को क्या करते रहे? चलाते रहे, लगातार कंटिन्यू उसको काम करते रहे। जब आप किसी चीज को, मतलब आप लगातार चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, कई लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया और आप उस बिजनेस को कंटिन्यू करते रहे, यानी कॉन्टिन्यूस। सेकंड वाले का नाम क्या है? कॉन्टिन्यूस। जब आप किसी चीज को लगातार निरंतर करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और आपने बिजनेस को लगातार करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, ऐसे 2 साल हो गए, और 2 साल के बाद ना बूम पर आ गया आपका बिजनेस, धीरे 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 क्या होने लगा? ग्रो होने लगा। जो लोग कहते थे कि नहीं चला पाओगे, नहीं हो पाएगा, लेकिन अब क्या है? लगातार निरंतर करते रहे, आपको उसकी खामियां, उसकी कमियां, उसके कैसे कैसे उसको डील किया जाता है, ये सब आपको आने लगा। ठीक? तो आने लगा। जब किसी काम को आप निरंतर करते हैं तो आप उसमें क्या हो जाते हैं? परफेक्ट हो जाते हैं। तो जो नेक्स्ट वन है उसका नाम क्या है? परफेक्ट। किसी काम को आप लगातार करते रहते हैं तो उसमें क्या होते हैं? परफेक्ट हो जाते हैं। तो तीसरे वाले का नाम क्या हो गया दोस्त? परफेक्ट। और जब आपका बिजनेस जो है वो बूम पर चला गया, ऑब्वियसली 3, 4 साल बाद आपका बहुत बड़ा कारखाना या बहुत बड़ी चीज, वो व्यापार अच्छे लेवल पे फैल गया, तो क्या आप उस बिजनेस को छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे, उसी परफेक्शन के साथ बिजनेस को आगे लगातार करोगे, कंटिन्यू करोगे। तो चौथा जो होता है, उसी परफेक्शन के साथ, यानी परफेक्ट, और आगे का जो होगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस। उसी परफेक्शन के साथ आप क्या करोगे? आगे बढ़ाओगे। तो चौथे वाले का नाम क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उम्मीद करता हूं सभी के दिमाग में गई होगी ये बात। बिजनेस कैसे शुरू किया हम लोगों ने? सिंपल। फर्स्ट सेगमेंट, आपको सेगमेंट ध्यान देना है ना? तो शुरुआत कैसी की हमने? सिंपल। कई लोगों ने मना किया, बेकार भाई, नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आपने क्या किया? उसे, और जब कंटिन्यू किया, करते गए, उसमें आप क्या हो गए? और जब परफेक्ट हो गए, उसे छोड़ोगे नहीं, उसे आप क्या करोगे? आगे रन करोगे। किसके साथ? परफेक्शन के साथ। तो क्या कहलाएगा? परफेक्ट। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, उसे बताइएगा। फर्स्ट सेगमेंट का नाम सबको बोलना है। फर्स्ट सेगमेंट का नाम, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, चौथे का, चौथे का, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, सबसे पहले, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में, उससे पहले, दूसरे नंबर पर, फर्स्ट नंबर पे,
तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद पहला, शुरुआत कैसी की, उसके बाद आप क्या करते रहे, बहुत लोगों ने मना किया, आप क्या करते रहे, और जब आप किसी चीज को लगातार करते रहते हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं, तो तीसरा कौन हो गया, और जब आप कंटिन्यू किसी काम को कर रहे हैं और अच्छा हो गया, परफेक्ट हो गया, उसे छोड़ेंगे नहीं, तो आगे क्या करेंगे, समझ में आया। चलिए फटाक से लाइन लिखिएगा, देयर आर देयर आर मेनली देयर आर देयर आर मेनली फोर सेगमेंट्स, देयर आर मेनली फोर सेगमेंट्स। नंबर वन कौन सा होगा, नंबर वन, स्पेलिंग ना आए बेशक पूछिए, गलत नहीं लिखेंगे, मैं हर चीज बताने को तैयार हूं, बस एक ही शर्त के साथ कि आप लोग मेरे साथ हो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। देयर आर मेनली फोर सेगमेंट्स, नंबर वन नीचे डालेंगे, ऐसे चार लिख लो कोई दिक्कत नहीं, जिसको स्पेलिंग नहीं आ रही कोई बात नहीं, देयर आर मेनली फोर सेगमेंट्स, स्पेलिंग सुधर जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। नंबर वन कौन सा था, लिखिएगा नंबर वन सिंपल, नंबर टू लिखिएगा, कंटिन्यूअस नहीं बोलना, कुछ लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, तो दूसरा वाला क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट, क्या होगा, ठीक है, लिखिए, जिसको ये स्पेलिंग नहीं आ रही वो देख के लिखें, जल्दी जल्दी। चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके, तो मेनली कितने होते हैं भाई, चार। अब सुनो मेरी बात, यहां ध्यान से देखो, इसको पढ़ा कैसे जाता है, ऐसे, प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का सिंपल कौन सा वाला बॉक्स है, ये वाला, इन्हें बॉक्स नहीं सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट का सिंपल ये है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस ये है, समझ पा रहे हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट ये है, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो वाला है। इसी तरह ऐसे ही इसका पढ़ते हैं, पास्ट का सिंपल, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट, उसके बाद फ्यूचर का सिंपल, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट। इन्हें बॉक्स नहीं कहते, क्या कहते हैं, सेगमेंट। मेनली कितने हैं, चार, मेनली कितने हैं, चार, मेनली का मतलब है ये ऊपर वाले, इनके मुख्य नाम क्या है, और टोटल कितने, एक में चार, तो चार तिय 12, यानी 4 3 12, तो 12 सेगमेंट टोटल, लिखिएगा देयर आर टोटल 12 सेगमेंट्स। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव, हाँ, चलो, देखो आपके इसमें लिखा हुआ है, हो गया, चल, तो इतना समझ में आया भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं। तीन प्रकार के क्या पढ़े, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सेगमेंट होते हैं मेनली चार, टोटल होते हैं 12, हर एक में कितने होते हैं, चार। नाम क्या है पहले का, दूसरे का, बोलो दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, याद रहेगा भाई, ये बहुत अहम चीज है, पूरी इंग्लिश इस पे डिपेंड है, पूरी इंग्लिश, इसीलिए आराम से देखते चलो, कोई दिक्कत। ये जो मैंने आपको लाइन लिखी, ठीक,
अब इतना हम सीख गए। अब हेडिंग डालेंगे आप लोग, हाउ टू मेक सेंटेंस स्ट्रक्चर, हाउ टू मेक सेंटेंस स्ट्रक्चर, हाउ टू मेक सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब इसका मतलब है कि हम किस तरह से क्या बनाएंगे, वाक्य की संरचना, यानी जिस पे हम वाक्य बोलते हैं ना, इंग्लिश में कोई भी भाषा होती है ना, सबकी एक संरचना होती है, तो इंग्लिश की भी पर्टिकुलर है। आप यहां बोले, अमेरिका में बोले, ब्रिटेन, ब्रिटिश, कहीं भी बोले, आप हर जगह यही संरचना को पाएंगे। संरचना को इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रक्चर। क्लियर है? ध्यान से लिखते चलो, बारीकी से समझते चलो। भाई इंग्लिश में स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो चाहिए वो है आपका सब्जेक्ट। ये सब बताऊंगा कौन है। वाक्य की इंग्लिश में शुरुआत जिससे होती है उसे आप कहते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद जो आता है उसे आप कहते हैं वर्ब। और जो वाक्य जिस पर खत्म होता है उसे आप कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ठीक। तो कभी भी इंग्लिश की जो संरचना है, इंग्लिश की जो इंग्लिश में जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं ना, वो किससे शुरू किया जाता है? सब्जेक्ट से। ठीक है? पूरी इंग्लिश, चाहे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले या फिर ट्रंप बोले, कोई भी बोले, वो इसी के आधार पर है। आप इंग्लिश में जितने भी एडिटोरियल पढ़ लो, आर्टिकल्स पढ़ लो, ये सब के सब, यानी पूरी भाषा ही इस पे निर्भर है। ठीक है? तो शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से। ये विषय नहीं है, ये कुछ और है, मैं बताऊंगा आपको। उसके दूसरे नंबर पर क्या है? वर्ब। तीसरे नंबर पे क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या ये परिवर्तित होते हैं? क्या ये इनकी जगह बदलती है? तो कभी ऐसा नहीं होता। यही श्रृंखला में होते हैं, यही सीक्वेंस होता है। पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट। सबसे लास्ट में कौन आएगा? ऑब्जेक्ट। बीच में कौन आएगा? वर्ब के पहले कौन आएगा? वर्ब के बाद कौन आएगा? सबसे लास्ट में कौन आएगा? उसके पहले कौन आएगा? उसके पहले कौन आएगा? सबसे लास्ट में कौन है? सबसे शुरू में कौन है? दोनों के बीच में कौन है? उसके आगे कौन है? उसके आगे कौन है? सब्जेक्ट के बाद में कौन है? वर्ब के बाद कौन है? क्लियर है ये चीज? ये सीक्वेंस क्या कभी बदलेगा? कभी ऐसा होगा कि वाक्य की शुरुआत वर्ब से हो, तो कभी ऐसा नहीं होता। क्लियर है? ठीक। ये सब्जेक्ट है कौन? ये सब्जेक्ट होता कौन है, इसे समझिए। देखो, ये सब्जेक्ट को ना हिंदी में कहते हैं कर्ता। लिखते चलेंगे। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, और ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। क्लियर है सभी को? ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, इस कर्ता का मतलब क्या होता है? तो ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा। कर्ता मतलब काम करने वाला, जो भी काम करेगा, काम करने वाला, उसे आप क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो ये सरल भाषा में मैंने आपको बताया, सरल शब्दों में, भाषा नहीं, शब्दों में, सरल शब्दों में मैंने आपको बताया। क्या बताया? कि भाई कर्ता का मतलब क्या, कर्ता कौन होता है? तो कर्ता होता है काम करने वाला। अच्छा, आप एक मुझसे लेकर एक सेंटेंस बनाते हैं, चलिए बनाएं। मैं कहता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं या मैं पढ़ाता हूं। इसमें पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं कौन हुआ? सब्जेक्ट। क्लियर है? यानी इंग्लिश में हर सेंटेंस काम करने वाले से शुरू होता है। काम करने वाले को हिंदी में कहते हैं कर्ता, और कर्ता को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। इंग्लिश की सेकेंडरी लैंग्वेज में, या आप इसे कह सकते हैं अनदर वर्ड्स में, आप इसे कहते हैं डूअर। जो इंग्लिश मीडियम होंगे वो समझ जाएंगे।
जिनको नहीं तो वो हिंदी मीडियम भी, हमको समझने से मतलब है। तो इसे काम करने वाला जो भी व्यक्ति होगा ना, जो भी आप बातें बोलते हैं ना, ये बातें ही तो वाक्य है। और इन्हीं में तो जो आप शुरू करते हैं ना, वो काम करने वाले से ही शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो वो उससे शुरू हो रहा है, मतलब वो कौन है? अपना सब्जेक्ट है। जैसे मैं कहता हूं बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? बच्चे। तो बच्चे कौन हुए? सब्जेक्ट। ठीक है। मां खाना बना रही हैं, खाना कौन बना रहा है? मां। तो जो मां है वो क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है। वो फोन पर बात कर रही है, फोन पर बात करने का काम कौन कर रहा है? वो। कोई लड़की है, शी जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, वो कहां आएगा? सब्जेक्ट में। यानी वो कौन है? सब्जेक्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो इसका मतलब ये भी समझ में आता है कि इंग्लिश में वाक्य की शुरुआत काम करने वाले से होती है। अब मुझे बताइएगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी लंदन दौरे पर गए हैं, समझ में आया? वो पढ़ाती है। ठीक, वेरी गुड। बच्चा रोता है, ये कौन है? समझ में आया? अगर हिंदी में भी आप ध्यान दोगे ना, तो हिंदी में भी कर्ता आगे ही आता है। बच्चा रोता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर है या दौरे पर जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो हिंदी में भी आप काम करने वाले से ही शुरू कर रहे हैं। समझ में आया? तो इसको सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरी चीज क्रिया। तो क्रिया को और सरल भाषा में मैं कहूं तो इसे कहते हैं आप काम। लिख लो, काम। तो जो भी आप काम करते हैं ना, उसे आप क्रिया कहते हैं, और क्रिया को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? वर्ब। आप जो काम करते हैं, मैं जो काम करता हूं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति है जो काम करता है, वो हर काम क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। क्लियर है? इस वर्ब को आप कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं बेटा? मेन वर्ब। हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। ठीक है, ये जानने का कोई पॉइंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो जान। अब ये कर्म क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर से समझाता हूं, लेकिन कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं, क्योंकि कर्म ही एक ऐसी गाड़ी है जिसे मुझे समझाने में बड़ी तकलीफ होती है आसान, लेकिन तकलीफ ऐसे होती है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो चीज आपको समझ में आए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सॉरी, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, कर्म आई थिंक प्रभाव पड़ता है, ऐसी रटी रटाई एप्लीकेशंस होती हैं कुछ, ऐसी अगर मैं कहूँ तो डेफिनेशंस होती हैं, जो सिर्फ सिर्फ उसको बता देते हैं कि हाँ सर, जो कर्म पर प्रभाव पड़े, एग्जैक्टली exactly है वो, है भी, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिमाग में नहीं चलता, दिमाग में वो चीज आपके नहीं है। ठीक है, तो दिमाग में चलनी चाहिए वो चीज। अगर आप पढ़ रहे हो ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है कि आप एग्जैक्टली उसको दिमाग में ना इमेजिनेट कर रहे हो, चल रही है वो चीजें, है ना? जैसे ही अगर मैं कहता हूं सलमान खान, आपके दिमाग में आ रही है एक इमेज सलमान खान की, आ रही होगी। ऐसे ही अगर मैं कहूं सब्जेक्ट, तो आपका दिमाग रहता है ब्लैंक, तो आपको पता ही नहीं है। अब सब्जेक्ट समझ में आ गया, वर्ब समझ में आ गई, दो चीजें मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना, फिर मैं ऑब्जेक्ट समझाता हूं। जैसे एग्जांपल है, मैंने कहा आई टीच। यहां सब्जेक्ट कौन होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि इंग्लिश हो या हिंदी, दोनों भाषाओं में काम करने वाले से ही शुरू करते हैं, उसी का नाम आता है। मैं खुद के बारे में बता रहा था, तो मैंने कहा मैं चाहता तो आकाशदीप भी लिख सकता था, मैं चाहता तो अगर कोई और का नाम भी लेना होता तो वो, अगर वो कर रहा होता। बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे क्यों आगे आ रहे हैं? क्योंकि वो पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो जो काम कर रहा है वो आगे आता है, और जो वो काम कर रहा है वो आता है कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर। क्लियर है ये चीज? ठीक। जैसे मैं कहता हूं वे लोग खेलते हैं, तो दे प्ले। ठीक है, तो खेल कौन रहे हैं? वे लोग। और कर क्या रहे हैं? खेलना। खेलना भी एक काम ही है भाई, है ना? इंग्लिश में फर्जी बैठना भी काम है ही। उसके बाद अगर आप बात करें, मैं कहता हूं शी ड्राइव्स, तो क्या आ रहा है? काम करने वाला कौन है? शी है, कोई लड़की है, और ड्राइव्स यानी वो कार चला रही है। ठीक है, मैं कहता हूं चाइल्ड क्राइज।
भाई काम क्या है? रोना। रोने का काम कौन कर रहा है? बच्चा। यानी देखो, अगर आप सब में देखोगे तो कोई ना कोई आगे जो कर रहा है वो आ रहा है, और सेकंड नंबर पे वो आ रहा है जो वो कर रहा है, यानी काम। समझ में आया? क्लियर है ये चीज? ठीक। अब मुझे बताओ कि क्या यहां ऑब्जेक्ट नहीं है? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एग्जैक्टली exactly. वर्ब क्या होता है? समझना, इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। यहां कौन है? सब्जेक्ट। यहां कौन है? ऑब्जेक्ट। यहां है वर्ब, जहां मैं खड़ा हूं। ये क्या बताता है? जैसे मैं वर्ब हूं, मैं ये बताता हूं मुझे जो कर रहा है वो ये है, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट। और मुझे जहां किया जा रहा है, जिसके लिए किया जा रहा है, जिस विषय पर किया जा रहा है, वो होता है ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? एग्जैक्टली। देखो, मुझसे किसी ने पूछा तुम करते क्या हो, मैंने कहा आई टीच इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। काम को किस विषय पर कर रहे हो, काम किसके लिए कर रहे हो, काम किसको कर रहे हो, काम कहां कर रहे हो, ये सब अधिक जानकारी कि काम कहां, किसके लिए, किस पर, किस विषय पर, किसको हो रहा है, वो शब्द कौन होता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट एक ऐसा शब्द है जो किसके बारे में अधिक जानकारी देता है? वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में, कि वो काम कहां हो रहा है, किस विषय पर हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, ये सब बताने वाला जो वर्ड है वो कौन है? ऑब्जेक्ट। और काम कौन कर रहा है? तो वो होगा सब्जेक्ट। भाई इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। अब मुझसे किसी ने पूछा कहां पढ़ाते हो, तो मैंने कहा कोचिंग क्लासेस। उन्होंने कहा किसको पढ़ाते हो, तो मैंने कहा स्टूडेंट्स को। तो देखिए ना, ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? जैसे कि यहां पर देखो, ये जो आगे आ रहा है वो करने वाला, लेकिन ये जो काम है वो कहां हो रहा है, क्या हो रहा है? खेल तो रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? लूडो, चेस, क्रिकेट, हॉकी, क्या खेल रहे हैं? ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या कहता है? ऑब्जेक्ट टेल्स अबाउट द मोर इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ब, जो किसके बारे में? काम हो रहा है ना, उसके बारे में, कि ये काम कहां हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, किस विषय पर हो रहा है, किस खेल पर हो रहा है, ये सब जानकारी देने वाला जो शब्द है वो कौन है? ऑब्जेक्ट। डन है ये सभी को? तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, जैसे मैं ये कहता हूं भाई प्ले ग्राउंड, इन आएगा वैसे, लेकिन इन शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, दे प्ले इन, दे प्ले इन प्ले ग्राउंड। शी ड्राइव्स, वो क्या चला रही है भाई? तो मैंने लिख दिया कार। ऐसा भी तो हो सकता था ट्रक आ जाए, है ना? चाइल्ड क्राइज, मैं कह सकता हूं एट होम, बच्चा रो रहा है। कहां? घर पर। आई बात समझ में? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट विच टेल्स अबाउट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्क, जो काम कहां हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, किस विषय पर हो रहा है, ये सब बताने वाला जो शब्द है वो कौन है? ऑब्जेक्ट। ठीक। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहां पर कि ऑब्जेक्ट क्या है। जो काम के बारे में अधिक जानकारी, इंग्लिश वाला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विच टेल्स अबाउट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट, विच टेल्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्क, यही लिखा है। हो गया? इतना समझ में आया?
अब ये तो था, इस जो स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसे आप कहते हैं बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, यहाँ अलग से लिख लेना। ये जो होता है ना जिसमें ये बहुत कम सी चीजें हैं, इसे आप कहते हैं बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो कौन है अपना? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, हो गया सभी का। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ ये एग्जाम्पल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस समझने के लिए था। अब जो चीजें हैं ना अब थोड़ा समझने वाली आई हैं, इतना तो शायद आप पहले जानते थे, और शायद कुछ हद तक अभी इसके आगे भी जानते होंगे, लेकिन उसके आगे शायद ही जानते होंगे, और जानते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना, ध्यान लगाना, तो दिमाग अपने आप लग जाएगा। आपको हेडिंग डालनी है हाउ मेनी काइंड्स, या फिर लिखिएगा काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, काइंड्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, काइंड्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आपने ये धीरे धीरे सब रिवीजन रोज करते रहे, ये मेरा वादा है, आप एरर फाइंड आउट करने में नहीं कभी अटकोगे, ना ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अटकोगे, ना ही पैरा जंबल में अटकोगे, ना ही रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। और हम लोग जब एडवांस शुरू करेंगे, तो एडवांस में हम लोग सबसे पहले ये करने वाले हैं कि जब क्वेश्चन है मेरे कुछ, मेरे नहीं है मतलब, जो एसएससी सीपीओ में, सीजीएल में, बैंकिंग आईबीपीएस वगैरह में जो आए हुए हैं, इवन एसबीआई क्लर्क पीओ में भी आए हुए हैं, कुछ 5 साल पुराने के, उन सब से उठाया और उनको मैंने थोड़ा सा सीक्वेंशियली जमाया कि रूल्स भी कंप्लीट हो जाएं, कॉन्सेप्ट्स भी कंप्लीट हो जाएं। अच्छा, यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि रूल क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉजिक क्या होता है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सही बात है। लोग बहुत सारी फैकल्टीज कहते हैं ना, अच्छा ये भी नहीं पता होगा कि अप्रोच क्या होती है। पता हो अच्छी बात है, इट्स ओके, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जैसे बोलते हैं ना, इस अप्रोच से करो, क्वेश्चन को इस अप्रोच से करो। अरे अप्रोच है क्या, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये नहीं पता, और रूल क्या होता है। तो ये सब मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैंने जो हेडिंग डाली है ये बहुत विशेष है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। अभी हमने जो संरचना यानी स्ट्रक्चर सीखा है वो कौन सा सीखा बेटा? सबसे पहले आया सब्जेक्ट, सबसे लास्ट में आया ऑब्जेक्ट, बीच में आता है वर्ब। ये कभी भी सीक्वेंस अपना खराब नहीं करते, कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आगे पीछे नहीं होंगे, कभी वर्ब और सब्जेक्ट आगे पीछे नहीं होंगे, कभी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कभी आगे पीछे नहीं होंगे। जो सीक्वेंस है वो यही होने वाला है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सेकंड आएगा वर्ब एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। सॉरी, अब इसके आगे जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? अब कौन कौन से संभव है स्ट्रक्चर वो मैं आपको सिखा रहा हूं, बड़ा डिटेल्ड है, आराम से सीखना। देखो, एक के नीचे एक लिखेंगे। हर सेंटेंस किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट ही आएगा। उसके बाद वर्ब आती है तो वर्ब भी आएगी। क्या बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कंप्लीट है? इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट अ सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट? यस, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कंप्लीट है। आपने पूछा आप क्या करते हो, मैंने कहा आई टीच, आई प्ले। मुझे नहीं बताना ना भाई मैं क्या पढ़ाता हूं, मुझे नहीं बताना मैं क्या खेलता हूं, आई ड्राइव। मुझे नहीं बताना मैं क्या चलाता हूं। तो क्या बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कंप्लीट है? तो यस, इट इज पॉसिबल, विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में भी कंप्लीटेड हो सकता है। समझ में आया? तो ध्यान रखना, अगर कोई सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के आए यानी वर्ब पर आकर रुक जाए, तो समझ जाना कि वो सेंटेंस कंप्लीट है, इनकंप्लीट नहीं है। समझ पा रहे हैं आप ये बात? तो ये ध्यान रखना। डन है? ठीक। उसके आगे दूसरी चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब आती है और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटेंस की शुरुआत है सब्जेक्ट, और मोस्ट ऑफ द टाइम
सेंटेंस का जो एंड है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर कभी बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस आए तो ये नहीं सोचना कि हमने पढ़ा नहीं, क्या होता है? हाँ जी होता है। मैंने कहा आई टीच, ये भी एक सेंटेंस है। मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, ये भी एक सेंटेंस है। लेकिन एक में इंग्लिश यानी ऑब्जेक्ट है और एक में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों की दोनों वाक्य हैं। डन? ठीक। तो ये हो, अच्छा ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है? बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये क्लियर है? ठीक। इसके आगे शुरुआत होती है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट को मैं एसयू भी लिख रहा हूं ना। अच्छा, लिखने से ज्यादा ना थोड़ा सा समझा करो, जैसे ही मैं एंड पे पहुंचू तब लिखा करो। थोड़ा सा रुकता हूं, मैं समझाता हूं, उस वक्त रुका करो। अब ये जो है ना, ये है मेन वर्ब। ये कौन सी वर्ब है भाई? आपकी है मेन वर्ब। लेकिन वर्ब ना दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, एक होती है आपकी मेन वर्ब। डन है? ये सभी को क्लियर है? तो अगर कभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब दोनों साथ आती है, अभी तो कौन सी अकेली थी? मेन वर्ब थी। लेकिन अगर दोनों आएंगी तो सबसे पहले कौन सी आती है? हेल्पिंग वर्ब, लिखिएगा आप। और उसके बाद कौन आती है? मेन वर्ब। और अंत में वाक्य किससे खत्म होता है भाई? तो जो सबसे ज्यादा दिखने वाला स्ट्रक्चर होगा, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जो दिखेगा, वो होगा आपका कौन सा वाला? ये वाला। ये वाला। ये बाय डिफॉल्ट रहता है, हमेशा रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके की संरचना आपको ज्यादा दिखेगी, जिसमें कौन होगा? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और अंत में ऑब्जेक्ट, और शुरुआत में सब्जेक्ट। डन है भाई? उसके बाद आप देखेंगे कि तो वाक्य की शुरुआत किससे है? आपकी सब्जेक्ट से। उसके बाद मान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब आया, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब को यहां क्या माना है? एचवी। उसके बाद मेन वर्ब को मैंने लिख दिया एमवी। कभी कभी ऑप्शनल है, कौन आता है? प्रोनाउन। ये दूसरा प्रोनाउन है बेटा, मैं बताऊंगा कौन सा है ये। और लास्ट में कौन है? ऑब्जेक्ट। कभी कभी की बात है, ये ऑप्शनल है। ये इसको हटा दो तो इसी की तरह हो गया, इसको हटा दो तो ये इसकी तरह हो गया, इसे हटा दो तो इसकी तरह हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो वाक्य की संरचना क्या क्या हो सकती है वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन। तो ये बहुत ऑप्शनल है, बहुत ऑप्शनल, मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत दिक्कत क्रिएट करता है, इसीलिए मैंने ये लिखवा दिया आपको। ठीक है? ठीक। उसके बाद ये यहां पर आके होता है समाप्त। तो ये काइंड ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर समाप्त नहीं हुआ है, ये केवल और केवल क्या समाप्त हुआ है कि हाँ ये जो दिखने में ऐसे हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो समझिएगा। पहले एक बार इसको रिवाइज जरूर करेंगे, तो लिखेगा कोई नहीं, क्योंकि लिखने में ज्यादा ध्यान था। जो मैं पूछूं आप वो बताइएगा, ठीक है? तो मैं क्या है, भूल जाता हूं चीजों को, आपको ना उसे करेक्ट करना है। करें? चलो, है ना? मैंने आपको कहा है कि बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, ये डन है। सॉरी, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस क्या हो सकता है? कंप्लीट हो सकता है। यानी शुरुआत में ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में सब्जेक्ट आएगा। अरे सॉरी, क्या होता है? शुरुआत में सब्जेक्ट होता है और लास्ट में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी शुरुआत में सब्जेक्ट, बीच में हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट। नहीं नहीं, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आप चाहें तो यहां देख सकते हैं, है ना? जो मैं बोलूं उसे मिलाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? हाँ या ना? तो थोड़े से एक्टिव होकर बैठना, क्योंकि गलतियां ज्यादा होती हैं मुझसे, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। डन है? सभी को बोलना है, सब पे नजर है मेरी, ऐसा नहीं सोचना। चलो शुरू करते हैं। शुरुआत में वाक्य की शुरुआत हमने देखी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर से, जो की थी अपनी शुरुआत में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। डन है भाई? उसके बाद मैंने आपको कहा कि बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। यानी बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है, इसका मतलब है कि पहले आएगा वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा सॉरी, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, और उसके बाद आएगा कुछ भी नहीं। क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट आएगा, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस कंप्लीट है फिर भी ऑब्जेक्ट आएगा। नहीं, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस यदि कंप्लीट है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, है ना? और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। डन है?
भाई दो प्रकार की वर्ब्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। तो ऐसा जो श्रृंखला, जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा कुछ होता है, सबसे शुरुआत में आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आती है मेन वर्ब, फिर उसके बाद सॉरी, पहले आती है मेन वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर नहीं, पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है, सॉरी क्या आता है सबसे पहले आती कौन सी वर्ब, कौन सी पहले आती है, हेल्पिंग या मेन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद कौन आएगी? और मेन वर्ब के जस्ट बाद कौन आएगा? अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आई थिंक, नहीं नहीं, शुरुआत में सब्जेक्ट आता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, और हेल्पिंग वर्ब आती है किसके बाद? तो ये हमेशा ऐसा होता है, ये कभी एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं, तो ये कभी इंटरचेंज नहीं होते। शुरुआत में कौन आएगा हमेशा? सब। फिर उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद अगर मान लीजिए प्रोनाउन करके कोई वर्ड आया तो वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले आएगा, नहीं सॉरी, किसके पहले आएगा? ऑब्जेक्ट के पहले आएगा। मतलब ऑब्जेक्ट के पहले आएगा, फिर आएगी उसके पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, नहीं, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर सबसे लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, फिर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अच्छा उसके बाद प्रोनाउन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बिना प्रोनाउन के सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाता, ऐसा नहीं है, बिना प्रोनाउन के भी सेंटेंस कंप्लीट, तो ये आना जरूरी है, नहीं ये ऑप्शनल है। समझ में आ रही है बातें? सभी को डन हुआ, क्लियर है ये चीजें? ठीक। अब मैं आपको जो समझा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना, इसी के आगे आपको कोई हेडिंग नहीं डालनी, ठीक है? अब मैं क्या समझा रहा हूं समझना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कह नहीं सकता। अब समझना इस चीज को कि आपने देखा होगा, मैं तो कभी ट्रेन में चढ़ा हूं लेकिन मैंने कभी संख्या नहीं देखी है। ट्रेन में जो नंबर्स होते हैं वो मैं कभी नहीं देखता, रीजन क्योंकि डब्ल्यूटी चढ़ते हैं, तो हम तो खुद बाथरूम में चुप चुपा के जाते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होता है, मैंने कभी आज तक टिकट नहीं लिया, टिकट नहीं ली तो मुझे ये तो नहीं पता है, लेकिन एक बार एक पंगा हो गया कि मैं एसी कैबिन में चला गया, मतलब एसी वाले जो बोगी होता है ना उसमें चला गया। जाने के बाद मुझे नहीं पता था वहाँ दो गेट होते हैं, एक जैसे ही एंटर करते हैं वो, और फिर एक जैसे ही कैबिन के अंदर आप जाते हैं वैसे दो। तो मैं गया तो वहां पर टीटी दिख गया, अब टीटी दिख गया तो तुरंत मैं मुड़ नहीं सकता था, मुड़ नहीं सकता था, तो वहां पर दो आंटियों की बहस हो रही थी। और वो बहस क्या थी? वो बहस यह थी कि उन्होंने कहा कि भाई जो A1 है, जो A1 में जो है, ये A1 में 32 मेरा है, तो वो कहने लगी A1 में 32 मेरा है। दोनों लड़ने लगी, टीटी सामने, मैंने कहा मैं तुरंत मुड़ा तो इसने मुझे पकड़ लिया, तो और दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ऐसा नहीं था ट्रेन स्टेशन पर रुकी थी, नहीं तो मैं मुड़ जाता, लेकिन ट्रेन क्या थी, चल रही। तो मैं भी थोड़ा-सा अपने आप को बताने के लिए कि हाँ भाई अपन डब्ल्यूटी नहीं है। उसके बाद जब मैं उनके पास गया तो मैंने थोड़ी देर बैठ गया। ऐसे कि हाँ भाई, हमने टिकट ली है। जाके बैठा सुना तो वो दोनों सच में बोल रही थी कि हाँ 32-32 दोनों की A1 में। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि दोनों को अलॉट एक ही हो जाए? क्योंकि ये तो सिस्टम जनरेट करता है। जब सिस्टम जनरेट करता है तो ये गलती तो नहीं होगी। अगर वो वैकेंट होता है तो शो करता है, अन्यथा अलॉट करता ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा लड़ भी कौन रहा है? तो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल की बात। टीटी खुद, मैंने कहा कि यार देखें तो अपन टिकट कैसी क्या है, इतना मतलब बड़ा घोटाला तो सब समस्या है, ट्रेन नहीं चलेगी इसके हिसाब से। तो फिर देखा तो एक में लिखा था A2 और एक में लिखा था A1। अंडरस्टूड। उस दिन मेरे दिमाग में एक बात समझ में आई कि हर डिब्बे में 32 है, ये तो तय है। अगर हर डिब्बे में 32 है मतलब हर डिब्बे में एक भी है, और हर डिब्बे में 1 से लेकर 100 तक मैंने देखा है, क्योंकि एक डिब्बे में लिखा रहता है 1 to 100, यहाँ पे लिखा रहता है 100 to 1। आप कभी एंटर कीजिएगा तो ट्रेन जो बोगी होती है आपकी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये दो होते हैं ना इसमें, तो एक साइड में लिखा होगा 1 to 100, एक साइड लिखा होगा 100 to 1। इसका मतलब यहाँ से जाओगे तो उल्टा नंबर पड़ेंगे आपको, यहाँ से जाओगे तो 1 से 100। तो जिसका जैसे 72 है, तो पहले तो मैं दिमाग में ऐसा था, आपको अपन तो WT है तो अपन क्या करते हैं, कहीं से भी घुस जाते हैं, अपन को नंबर से क्या मतलब है, अपन को जाना कहाँ है, वॉशरूम में। अब होता क्या है, सीधी सी बात यह है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उस दिन मेरे दिमाग में एक बात समझ में आई कि इसका मतलब ये है कि हर डिब्बे में 1 से 100 तक है। पहले मैं क्या सोचता था कि मान लीजिए ये एक बोगी है और दूसरी एक बोगी है, तो इसमें 1 से 100, फिर ये 101 से 200, फिर ये 200 से 300। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा होता होगा, लेकिन उस दिन मुझे क्लियर हो गया कि वो दो दो आंटी लड़ रही थी ना, उससे मुझे सॉल्यूशन मिल गया।
कि भाई यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। होता क्या है कि सब में 1 से 100 होता है। अगर ये A1 था तो इसमें 1 से 100, मतलब आंटी का A132 ये था, और आंटी यहाँ आकर चिल्ला रही थी कि ये मेरा 32 है। समझे? तो A2, अब मान लीजिए A1 और A2 में तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह आकर कोई दूसरी चिल्ला रही थी। तो एक चीज मुझे समझ में आई कि हर डिब्बे को अंदर अपना अपना एक संख्या होती है जो कि सेम होती है। इन दोनों डिब्बे को जोड़ने के लिए जो सबसे मेन काम होता है, इसे आप कहते हैं कपलर। क्या कहते हैं? कपलर। आपने देखा होगा ना, शंटिंग के दौरान आप देखते हैं ऐसे 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 ऐसे। आपने नहीं देखा होगा, खैर ये मैंने देखा है। तो आप अगर देखेंगे तो ट्रेन के जो बोगियों को जोड़ते हैं ना, तो इसे कहते हैं कपलर। जो टिकट लेके बैठते हैं वो लोग ये चीज नहीं देखते। जो WT बैठते हैं उनके पास कोई काम नहीं होता, तो वो यही देखते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। आप लोग टिकट लेके बैठते हैं, आप लोग एसी वाले हैं, तो आप लोग एसी में जाकर जब बैठते होंगे तो आपको आपको पता है भाई, आपने उठाया, आपके पास कौन सा सूटकेस या फिर कौन सा लगेज होता है, जो 4 पहियों से जिसको घूमते हैं। हमारा क्या होता है, हम दिखाने के लिए 4 पहिया लाते हैं, एक पहिया उसका रहता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ में उठाकर चलते हैं उसको, दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग ऐसे नहीं। तो इसका मतलब है, अच्छा तीसरा बोगी जो जोड़ना होगा उसमें भी हमें क्या करना होगा, कपलर लगाना होगा। कपलर क्या होता है, कपलिंग एक प्रोसेस होती है, एक बोगी को दूसरे बोगी से जोड़ने का काम करता है। यहाँ ये चीज मुझे समझ में आई कि अगर ट्रेन में एक दूसरे की बोगियों को जोड़ना हो तो किसको लगाया जाता है, कपलर को लगाया जाता है। फिर मैंने और प्रैक्टिकली जाकर देखा, तो मेरे पास एक प्लास्टिक का कुछ था, तो वो जो क्या है वो बीच से टूट गया था। तो मैंने उसे जोड़ने के लिए पहले क्या लगाया, तो ऑब्वियसली फेविक्विक वगैरह जो होता है, तो वो लगाया है, तो वो उससे वो जुड़ गया। ऑब्वियसली दो के बीच में ही लगाया था, टूटा यहाँ से था, यहाँ नहीं लगाया मैंने, लगाया बीच में ही था। ध्यान रखना, ये बातों को ध्यान रखना। बोगी को जोड़ने के लिए बीच में कपलर लगाया। मेरी एक प्लास्टिक की कोई चीज थी, उसको मैंने जोड़ने के लिए उसके बीच में क्या लगाया, फेविक्विक लगाया। पेज बीच में से फट गया तो मैंने वहां पर टेप या फेविकॉल लगाया। इस तरीके की चीजें हैं। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में चीजों को जोड़ने के लिए बहुत अलग अलग चीजें, लेकिन जुड़ती जरूर है, जुड़ती हैं। इंग्लिश में भी ऐसा ही है कि इंग्लिश में क्या होता है, एक वाक्य होता है। वाक्य कैसा दिखता है दोस्त, तो वाक्य की शुरुआत किससे होती है आप सभी को पता है, लिखना कोई भी नहीं, सब्जेक्ट से। उसके बाद कौन आता है, मैंने कहा हम लोग बाय डिफॉल्ट वाला चलेंगे, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ना, वो वाला सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन आता है, मेन वर्ब। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा, कि मेन वर्ब के बाद कौन आता है हमेशा, बहुत रेयर कंडीशन की आएगा। मेन वर्ब के बाद यहां कौन आया है, तो यहां आया है आपका ऑब्जेक्ट। डन है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जैसे 1 से 100 तक हर बोगी में होता है, वैसे ही हर सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से, और एंड किस पर होती है। तो मतलब ये कहने का मतलब, ये सेंटेंस वन यानी S1, बोगी भी होता है स्लीपर S1। अब मान लीजिए मेरे पास एक और सेंटेंस है, वो सेंटेंस क्या है भाई, एक और सेंटेंस है, मैंने इस तरह से लिख लिया। क्लियर है ये चीज? ये हो गया अपना कौन सा, ठीक है। जब दो चीजें, दो बोगीज थी, उनको जोड़ने के लिए कपलर, तो क्या यहां भी कपलर लेकर आऊंगा, नहीं, यहां पर कपलर नहीं लाऊंगा। यहां पर कौन लाऊंगा, कुछ ऐसे शब्द हैं, कैसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश में वाक्यों को चिपकाते हैं, जोड़ते हैं। जैसे बट, जैसे बिकॉज, ये शब्द आपने देखे होंगे। जैसे एंड, जैसे दैट, जैसे सो दैट, ये बहुत बेसिक जो आपने देखे, सो दैट, ठीक है। हाँ, एज वेल भी है, देयर फोर भी है, देयर फोर, उसके बाद दैट्स वाई भी देखा होगा आपने, है ना। इस तरीके की, अब इससे ज्यादा नहीं, एक छोटा सा और ले लो, कॉमा। कॉमा इज ऑल्सो अ कंजंक्शन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के शब्द जब वाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है कंजंक्शन। बोगीज को जोड़ने के लिए कपलर, प्लास्टिक की चीज को जोड़ने के लिए फेविक्विक। तो इसी तरह इंग्लिश में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है दोस्त,
तो वो है आपका। तो कभी भी दो वाक्यों जोड़ना है तो हर एक वाक्य की शुरुआत किससे होगी? सब्जेक्ट से। और हर एक वाक्य खत्म किस पर होगा? ऑब्जेक्ट पर। ये सिचुएशन हो सकती है कि पहला वाला वाक्य हो सकता है मेन वर्ब पे पॉसिबल है कि खत्म हो जाए, तो हो सकता है, जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस पॉसिबल है। मैं कह सकता हूं क्या ये वाला सेंटेंस ऐसा हो सकता है बिना ऑब्जेक्ट के रहे? तो हाँ, रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रह सकता है, ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के मैंने कहा। अब एक चीज समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, जितने भी लिख रहे हैं सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद क्लास एंड कर रहा हूं मैं। तो कंजंक्शन क्या काम करता है जोड़ने का? ये दिखते कैसे हैं? तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। डन है दोस्त, ये देखे हैं हमने, हम तो अर्थ भी नहीं कह रहे हैं, बस देखे हैं ना। तो ये शब्द क्या करते हैं? दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। मुझे बताइएगा, अगर पहले वाले वाक्य के बाद आपको कुछ ऐसे शब्द दिखाएं, बट, बिकॉज, एंड वगैरह, तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन है। ठीक। कंजंक्शन के बाद समझ जाना कि कौन सा वाक्य शुरू हो रहा है, दूसरा। दूसरा वाक्य कंजंक्शन आया है ना, गारंटी है कि कौन शुरू होगा, दूसरा वाक्य आएगा, गारंटी है, 110%। कंजंक्शन आया मतलब 110% दूसरा वाक्य आया ही होगा। दूसरे वाक्य की जो शुरुआत होगी, यानी इस कंजंक्शन के तुरंत बाद कौन सा शब्द आएगा? सब्जेक्ट आएगा। लेकिन क्या ऐसा हमेशा संभव है? तो ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट से शुरू हो। तो भाई दूसरा जो वाक्य है, अगर सब्जेक्ट नहीं आया तो कौन आएगा, किससे शुरू होगा? तो हेल्पिंग वर्ब से। और उसके बाद कौन आएगी? और उसके बाद कौन आएगा? लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट से ना हो, तो हमेशा किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब से भी नहीं होता, कभी कभी किससे शुरू होता है? तो तीन कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा कि दूसरा सेंटेंस, कंजंक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस है, वो किससे शुरू होने की गुंजाइश है? या तो सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट से ना हो तो किससे? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से ना हो तो किससे? क्लियर है ये चीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे लिख लो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दो इजाजत, अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।